हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे साइनोसाइटिस के बारे में। साइनोसाइटिस एक बहुत ही आम बीमारी है। साइनोसाइटिस जो होता है वो दो तरह का होता है, एक्यूट और क्रोनिक। एक्यूट फॉर्म जो होती है वो 3-4 दिन रह के अपने आप ठीक हो जाती है, पर कई बार जो एक्यूट फॉर्म होती है वो बिगड़ कर क्रोनिक साइनोसाइटिस में कन्वर्ट हो जाती है। और क्रोनिक साइनोसाइटिस में मरीज़ के चेहरे पे उसको दर्द रहता है, सिर दर्द रहता है और उसके नाक से नज़ला बहता रहता है, जो कि आगे की तरफ भी बह सकता है और पीछे की तरफ भी बह सकता है। और इसका जो कारण है वो मोस्टली वायरल इन्फेक्शन होता है। किसी ना किसी वायरल इन्फेक्शन की से ट्रिगर होने के बाद साइनोसाइटिस होता है। और ओनली 2% केसेस में जो वायरल इन्फेक्शन है फर्दर बैक्टीरियल इन्फेक्शन से कॉम्प्लिकेट हो जाता है। और किसी किसी में ये एलर्जी की वजह से भी हो सकता है, या फिर रचनात्मक विकार। अगर आपके नाक में रचनात्मक विकार है, आपकी नाक की हड्डी बढ़ी हुई है या टेढ़ी है, जिसको डेविएटेड नेजल सेप्टम कहते हैं, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। और साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम डायबिटिक पेशेंट्स में होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और जो लोग स्विमिंग करते हैं या डाइविंग करते हैं, हाई एल्टीट्यूड पे क्लाइंबिंग करते हैं, उनको साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम रहने के चांसेस हो सकते हैं। और लास्ट है डेंटल इन्फेक्शंस। अगर आपको डेंटल इन्फेक्शन की हिस्ट्री है या आपको दांत में कहीं दर्द हो रहा है, उसकी वजह से वो इन्फेक्शन जो है वो आपके साइनसिस में जाने की वजह से भी साइनोसाइटिस हो सकता है। इसका जो डायग्नोसिस मेनली करते हैं वो इन्फ्लामेशन कैसे करते हैं, वो इन्फ्लामेशन होने की वजह से, वहाँ पे सूजन होने की वजह से पैरानेजल जो साइनसेस होते हैं हमारे, उनमें की जो म्यूकस लाइनिंग होती है उसमें उसकी सतह पे सूजन आ जाती है। और इसको हम डायग्नोज क्लिनिकली करते हैं। तो इस तरह से जो यूरोपियन एकेडमी ऑफ एलर्जी एंड क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी है, उनके अनुसार नाक और नाक में जो मौजूद पैरानेजल साइनसेस हैं उनमें सूजन आने से जब ब्लॉकेज और कंजेशन और पोस्ट नेजल और एंटीरियर नेजल ड्रिपिंग हो जाती है, नज़ला गिरने लग जाता है और चेहरे पर दर्द रहना शुरू हो जाता है, जकड़ाहट महसूस होने लग जाती है और पेशेंट की जो सुगंध शक्ति है, उसकी स्मेल लेने की जो शक्ति है वो कम हो जाती है, उसका नाश हो जाता है। तो ये जो चिन्ह हैं अगर 12 हफ्ते से ज़्यादा रहते हैं तब इसे साइनोसाइटिस कह सकते हैं। इस तरह से इसको हम इसके सिम्टम के बेसिस पे डायग्नोज करते हैं कि पेशेंट को साइनोसाइटिस है कि नहीं है। और इसके साथ साथ अगर पेशेंट को दांतों में दर्द रहता है, बुखार रहता है या कमज़ोरी रहती है, तो ये साइनोसाइटिस का जो डायग्नोसिस है उसको हम पक्का करते हैं। और इसका जो टाइम स्केल हम देखते हैं कि जो एक्यूट साइनोसाइटिस है वो 4 हफ्ते के अंदर ठीक हो जाता है, और जो सब एक्यूट साइनोसाइटिस है वो 4 से 12 हफ्ते तक में ठीक हो जाता है। और जो क्रोनिक है, जो 12 हफ्ते से भी ज़्यादा अगर प्रॉब्लम हमें रहती है तो उसको हम क्रोनिक साइनोसाइटिस कहते हैं। हमारे नाक के साइनसिस में ओपनिंग होती है, जितने भी यहाँ पे जो पॉकेट्स होती हैं जिनको हम साइनसिस बोलते हैं, उनकी ओपनिंग होती है जिसको हम ऑस्टियम बोलते हैं। तो इनको साइनस ऑस्टियम कहा जाता है। साइनस ऑस्टियम के जब बंद हो जाता है तो उसका जो म्यूकस है जो हमारे साइनसेस प्रोड्यूस करते हैं वो अंदर ही इकट्ठा होने लग जाता है। और ऑस्टियम के बंद होने का कारण इन्फ्लामेशन हो सकता है, एलर्जी हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, या किसी तरह का संक्रमण होने की वजह से साइनोसाइटिस के ये जो लक्षण हैं वो देखने को मिलते हैं। और ज़्यादातर वायरल संक्रमण के बाद हमें एक्यूट साइनोसाइटिस जो है वो देखने को मिलता है, परंतु कई बार बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की वजह से भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और इसमें क्या क्या जांचें जो हैं हम करवाते हैं, हम पेशेंट को ESR और CRP करवाने को कहते हैं। ESR पेशेंट में बढ़ा हुआ मिलता है और CRP जो है वो भी पेशेंट में बढ़ा हुआ मिलता है ड्यू टू इन्फ्लेमेशन। और एक्सरे जांच और अल्ट्रासाउंड या CT स्कैन पैरानेजल साइनसिस का हम कराने को बोलते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि पेशेंट में कितनी ज़्यादा सिवियरिटी है कंजेशन की, कितना ज़्यादा उसको इन्फ्लेमेशन अंदर है। और कई बार हम उसका जो भी सिक्रीशन है उसका एस्पिरेशंस का कल्चर भी करवाते हैं, ताकि हमें बैक्टीरिया का पता लग सके कि कौन सा बैक्टीरिया जो है साइनोसाइटिस कर रहा है, और उसके अकॉर्डिंग हम मेडिसिन स्टार्ट करते हैं। और जो एलर्जी के कारण साइनोसाइटिस होता है, ये जो मरीज के सारे जिन मरीज़ों को श्वास प्रणाली की प्रॉब्लम रहती है, जिनको एस्थमा की प्रॉब्लम रहती है, उनको ये जो एलर्जी की वजह से साइनोसाइटिस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उनका एस्थमा जो है वो मोस्टली एलर्जन से ट्रिगर जो हो जाता है और
श्वास प्रणाली में इन्फ्लेमेशन आने के साथ साथ साइनसेस के जो चैनल्स हैं, जो साइनसेस में भी इन्फ्लेमेशन आने की वजह से ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ऐसे पेशेंट्स में एलर्जी के रेनाइटिस भी देखने को मिलता है। ऐसे मरीज़ को एलर्जी रेनाइटिस का इलाज करने पर अगर हम इलाज करने पर अस्थमा के लक्षण भी जो हैं वो कम हो जाते हैं। अगर ऐसे पेशेंट में हम लोग साइनसाइटिस की या एलर्जी के रेनाइटिस की ट्रीटमेंट करते हैं तो अस्थमा के जो सिम्टम्स हैं वो भी कम हो जाते हैं। अब अगर मेडिकल ट्रीटमेंट की बात करें तो अक्यूट राइनोसाइनसाइटिस जो है वो अपने आप ठीक हो जाता है। इसमें मोस्टली हम एंटी एलर्जेंस यूज़ करते हैं। आयुर्वेद में भी बहुत सारे एंटी एलर्जेंस पाए जाते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं फॉर उसके एलर्जी को कम करने के लिए। और जो इन्फेक्शन अगर ओवर द काउंटर उसको रहता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर उसको रहता है तो उसको ठीक करने के लिए हम आयुर्वेदिक एंटी बैक्टीरियल्स हम यूज़ कर सकते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा है तो हम एलोपैथिक एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन भी यूज़ कर सकते हैं। और क्रोनिक राइनोसाइनसाइटिस में जो कि पुराना है उसमें हम लोग पेशेंट्स को उसके अकॉर्डिंग उसकी इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए मेडिसिन देते हैं। इसमें आयुर्वेद में इसके लिए बहुत सारी एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन आती हैं, ऐसी हर्ब्स पाई जाती हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। और इस जीन प्रतिश्याई में आयुर्वेद में मोस्टली शोधन किया जाता है और कफ हर ट्रीटमेंट की जाती है, क्योंकि इसमें हमारे साइनसिस के अंदर कफ भर जाता है। तो कफ को कम करने के लिए हम कफ हर ट्रीटमेंट करते हैं। और शिरोविरेचन ट्रीटमेंट किया जाता है। शिरोविरेचन में हम लोग पेशेंट को मेडिसिन देते हैं उसके नोज़ के थ्रू, जिसके थ्रू उसके सिर के अंदर जो जमा हुआ कफ है वो निकलता है और उसको तीक्ष्ण धूम्रपान कराया जाता है। मेडिसिनल उसको स्मोक दी जाती है, जिसके कारण उसको जो अंदर से उसका कफ है वो पिघल कर बाहर आता है और जो उसके चैनल्स हैं वो खुलते हैं और ओस्टियम जो है वो खुल जाता है, जिससे जो सारा म्यूकस है वो बाहर निकल आता है। और इसमें हम लोग पहले पेशेंट को स्नेहन भी करते हैं। किसी भी तरह का शोधन करने के पहले पेशेंट को का स्नेहन किया जाता है, उसको उसकी ऑयलिंग की जाती है। उस ऑयलिंग के लिए, स्नेहन के लिए हम महातिक्तक घृत को यूज़ कर सकते हैं। कर्पूर आदि तेल के साथ हम पेशेंट की मालिश कर सकते हैं। और वाष्प स्वेद स्टीमिंग हम पेशेंट की कर सकते हैं, क्योंकि स्टीमिंग का बहुत ही अच्छा इफेक्ट साइनसाइटिस में देखने को मिलता है। रेगुलर पेशेंट को स्टीमिंग लेनी चाहिए। और शिरोविरेचन के लिए हम पेशेंट को गुड़ और नागरा का नस्य हम उसको दे सकते हैं। अब बात आती है ओरल ट्रीटमेंट्स की, शमन चिकित्सा की। ओरल ट्रीटमेंट्स में हम लोग मोस्टली इसमें जो मेन ड्रग्स यूज़ होती है वो पिपली यूज़ होती है और त्वक यूज़ होती है और धतूरा यूज़ होता है। और इसमें रसायन का प्रयोग भी हम करते हैं। इसमें वर्धमान पिपली रसायन हम पेशेंट को देते हैं। वर्धमान पिपली रसायन होता है कि इसमें हम पेशेंट को पिपली खाने के लिए कहते हैं कि एक पिपली से लेके पेशेंट शुरू करेगा, करते करते वो 30 पिपली तक जाता है। 30 दिन में 10 दिन के अंदर वो 30 दिन के अंदर वो 30 पिपली तक पहुंचता है और उसके बाद उसको रिवर्स करने को कहा जाता है, जिससे उसका कफ का जो है वो नाश होता है। पिपली जो मोस्टली होती है कफ हार होती है, उसमें दशमूल रसायन दिया जाता है और अगत्य हरितकी का प्रयोग इसमें किया जाता है। चित्रक हरितकी का भी इसमें प्रयोग किया जाता है। और पेशेंट को दशमूल और त्रिकटु की डिकॉक्शन के साथ अगर वो स्टीमिंग करता है उसका भी बहुत अच्छा इफेक्ट देखने को मिलता है। और एक चीज़ पेशेंट को रेगुलरली जो करनी चाहिए, जब भी उसको टाइम लगे उसको अपने हाथों को रब करके गर्म करके अपने साइनसिस पे मसाज करनी चाहिए, जिससे वहाँ पे ब्लड सप्लाई जो है वो बढ़ती है। और ब्लड सप्लाई बढ़ने के कारण वहाँ पे जो चैनल्स खुलते हैं और उसको आराम मिलता है। जो जकड़ाहट रहती है, जो दर्द होता है, उसमें उसको आराम मिलता है। इस तरह से ये आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स इसमें हम कर सकते हैं, शोधन कर सकते हैं, शमन कर सकते हैं और प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं कि अगर कोई एलर्जी है उससे हम बच के रहें, अपने खान पीन का ध्यान करें और कफर जो आहार विहार है हम ना करें और दिन में ना सोएं। और दूसरा, अगर हम अपनी डाइट में वार्म वाटर अगर हम इंक्लूड करते हैं, उस वार्म वाटर में आप हल्दी डाल सकते हैं, हर्बल ट्री आप बना सकते हैं, उसमें काली मिर्च डालें, उसमें लौंग डालें, उसमें बेसिल के लीव्स डालें, अदरक डालें, पुदीना डालें और शहद डालें। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो कफर होती हैं और आपके साइनस में जो कफ जमा होता है उसको वहीं पे सुखा देती है, बाहर निकाल देती है। और गोल्डन मिल्क, टर्मरिक गोल्डन मिल्क होता है, अगर हम हल्दी डाल के दूध जो पीते हैं तो गोल्डन मिल्क आप बना सकते हैं।
और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है आपके साइनसाइटिस को कंट्रोल करने के लिए। और दूसरा एक प्रिकॉशन हमने यूज़ करनी होती है कि हमें जो ओवर द काउंटर हमें नेज़ल ड्रॉप्स मिलती हैं वो हमने ये नहीं यूज़ करनी है, कि जो भी जितनी भी ये नेज़ल ड्रॉप्स होती हैं वो आपके कंजेशन को बढ़ा सकती हैं और आपकी प्रॉब्लम को और ज़्यादा बढ़ा सकती हैं। इसलिए पेशेंट को इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। दिन में नहीं सोना है, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना है, और ऑयली और फ्राइड चीज़ें नहीं खानी है, बर्गर पिज़्ज़ा नहीं खाना है, और नॉन वेज नहीं खाना है, और उसको शुगर का जो इनटेक है वो कम करना है। इस तरह से अगर वो ध्यान रखेगा और अपनी डाइट में उसको खिचड़ी, लस्सी और वात कफहर और डाइट अगर वो लेता है, और इसलिए इस तरह से उसकी जो साइनसाइटिस है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। और ग्रीन टी उसको अपनी डाइट, अपनी रूटीन में लेके आनी चाहिए। और वेजिटेबल दलिया, पोहा, रागी और एग का जो वाइट पोर्शन है वो उसको खाना चाहिए। और मल्टीग्रेन आटा उसको खाना चाहिए। मल्टीग्रेन आटा में आप वीट का आटा 50% मिला के, और सोयाबीन का आटा 20% और रागी उसमें 30% अगर आप पिसवा के रखते हैं तो वो उस आटे की ही रोटी पेशेंट को खानी चाहिए। और एप्पल साइडर विनेगर जो है वो उसको लेना चाहिए। और इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो अपने साइनसाइटिस को ठीक करने के लिए, और ये कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। अगर आपको अपने साइनसाइटिस को लेकर कोई भी इंक्वायरी है, या आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, या आप डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 9417432520 पर। और हम आपको डाइट के लिए गाइड करेंगे, आपको मेडिसिन के लिए गाइड करेंगे, और आपको आपके लाइफस्टाइल में आप क्या चेंजेस कर सकते हो जिससे आपको ये प्रॉब्लम ना हो, और इसको परमानेंटली आप क्योर कर सकते हो। इन सब चीज़ों के बारे में आपको गाइड करेंगे। थैंक यू। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।